नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और साथ ही साथ आप इसे शेयर कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और इस क्लास में हम जानेंगे आगे के डिजीज में। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं निमोनिया की कि ये निमोनिया होता कैसे है और इसके रोग कारक क्या है। तो दोस्तों, निमोनिया निमोनिया क्या है? तो निमोनिया बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला एक बीमारी है। यह एक बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु जनित रोग है। अब दोस्तों, इसकी हम अगर पैथोजन की बात करें तो इसके पैथोजन क्या होते हैं, इसके कॉजेटिव एजेंट क्या होते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, कॉजेटिव एजेंट जिसे आप रोग कारक कहते हैं, रोग कारक कहते हैं। तो इस बीमारी के जो रोग कारक हैं वो कौन है? तो सबसे पहले देखते हैं इस बीमारी के जो रोग कारक है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जिसे आप न्यूमोकोकस कह सकते हैं। और दूसरा जो इसका पॉजिटिव एजेंट है वो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और इसके जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन है? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है। तो अगर हम इस बीमारी के संक्रमण काल की बात करें, यानी कि अगर ये क्या होता है, व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित होता है तो उसमें सिम्टम्स कितने दिन में आएंगे। तो देखिएगा, इस बीमारी के हम इनक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं। इनक्यूबेशन पीरियड कहने का मतलब संक्रमण काल। तो देखिएगा, इस बीमारी का जो संक्रमण काल होता है वो होता है 1 से 3 दिन। एक से 3 दिन मतलब कि ये अगर व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित होता है या संक्रमण होता है तो उसमें जो सिम्टम्स होंगे 1 से 3 दिन के अंदर आ जाएंगे। जैसे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको ये जो दिख रहा है ये है निमोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस, और फिर यहाँ पे आपको ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा दिखाई दे रहा है। ये किस प्रकार से क्या करते हैं, लंग्स को प्रभावित कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और इसके कॉजेटिव एजेंट है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और इस बीमारी का जो संक्रमण काल है वो है 1 से 3 दिन का। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये जो निमोनिया है उसमें ये जो बैक्टीरिया है वो करते क्या है। तो देखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लंग्स मान लेते हैं, ये लंग्स हो गया। देखिए, अब होता यही है कि ये माउथ या फिर नोज हो जाएगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे नोज, ओके। तो क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है, देखिएगा, ये मान लेते हैं बैक्टीरिया है, कोकस बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस। ये क्या हुए, आपके नाक के अंदर प्रवेश करें। अब नाक के अंदर प्रवेश करते करते ये कहाँ पर पहुंच जाएंगे? तो ये पहुंच जाएंगे लंग्स में। देखिएगा दोस्तों, लंग्स में पहुंच जाएंगे
और लंग्स में पहुंच करके क्या करेंगे, ये एल्वियोली में पहुंचेंगे और एल्वियोली में पहुंच करके उसको करेंगे डैमेज। देखिएगा इसको कर देंगे डैमेज। अब जब इसको करेंगे डैमेज तो जो एल्वियोली होगा उसमें सेक्रेट होगा एक प्रोटीन रिच सब्सटेंस, प्रोटीन युक्त पदार्थ या म्यूकस। अब म्यूकस क्या होगा, तो म्यूकस स्रावित होगा तो म्यूकस जाकर के इसमें फिल हो जाएगा। जब म्यूकस इसमें फिल हो जाएगा और साथ साथ यहाँ पर भी ब्रोंक्स में भी क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे, तो हो जाएगी सांस लेने में दिक्कत। और सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी तो सांस अगर नहीं लिया जाता तो कभी कभी इससे मृत्यु भी हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो निमोनिया के कॉजेटिव एजेंट है वो किसको प्रभावित करते हैं, तो वो मुख्य रूप से क्या करते हैं, लंग्स को प्रभावित करते हैं, यानी हमारे फेफड़े को प्रभावित करते हैं। इसलिए कभी कभी इसमें जो ये म्यूकस भर जाता है तो लोग कहते क्या है कि फेफड़े में क्या हो गया है, पानी भर गया। एक्चुअली वो पानी नहीं होता है, वो प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है, यानी कि म्यूकस होता है जिसके भर जाने से सांस लेने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे जो निमोनिया होता है उसमें इफेक्टेड ऑर्गन कौन से हैं, तो इफेक्टेड ऑर्गन है लंग्स। इफेक्टेड ऑर्गन मतलब कि प्रभावित अंग। तो जो प्रभावित अंग है वो क्या है, तो है वो फेफड़ा। यानी कि फेफड़ा क्या होता है, इस बीमारी में प्रभावित होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे अब बात कर लेते हैं, उसको एक स्लाइड के माध्यम से देखते हैं कि आखिर ये कैसे होता है। देखिएगा यहाँ पे आप इसको आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि देखिएगा यहाँ पर एक स्वस्थ व्यक्ति है, तो स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्रोंकियोल है और एल्वियोली है इसमें हवा है और हवा के अलावा और कुछ नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, खाली है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे निमोनिया वाला। अब एक्चुअली यहाँ पे निमोनिया हो गया है तो इसमें हो क्या रहा है कि ये जो है ब्रोंकियोल है वो क्या हो जाता है, इन्फ्लेटेड हो जाता है, मतलब कि ये सूज जाता है, उसमें सूजन हो जाती है। तो इस बीमारी में क्या होता है, तो ब्रोंकियल्स में सूजन होता है। ब्रोंकियल्स में सूजन हो जाता है। तो दोस्तों हमने देखा है ब्रोंकियल्स में सूजन होता है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि जो एल्वियोली है उसमें एक्सेस मात्रा में, यानी कि अधिक मात्रा में क्या है, तो म्यूकस जमा हो गया है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि म्यूकस क्या होता है, जमा हो जाता है। तो अधिक मात्रा में यहाँ पर म्यूकस जमा हो गया है, जिससे क्या होगा कि ब्रोंकियल्स जाम हो जाएंगे, इनमें हवा नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा तो सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये नाक है और नाक के रास्ते ऐसे ये पहुंच गया लंग्स में, और यहाँ पे आप दिख रहे हैं इसने क्या किया है कि लंग्स का पोर्शन यानी एल्वियोली को क्या कर दिया है, तो पूरी तरह डैमेज कर दिया है। अब देखिएगा दोस्तों, अगर हम इस बीमारी के सिम्टम्स की बात करें तो इस बीमारी के जो सिम्टम्स होते हैं वो कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, ध्यान देंगे। सिम्टम्स के रूप में सबसे पहले रनी नोज, यानी कि सर्दी हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सर्दी हो जाता है। दोस्तों हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं, बीमारी के रोग लक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिम्टम्स से क्या हो जाएगा, रनी नोज, सर्दी हो जाएगा। फिर देखिएगा दोस्तों कि मांसपेशियों में जो दूसरा है लक्षण वो है मांसपेशियों में क्या होना, कि दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना और साथ ही साथ सुस्ती महसूस होना।
अब तीसरी बात करेंगे तो व्यक्ति को क्या होता है, कफ हो जाता है, यानी कि खांसी होती है। फिर यहाँ पे जो गला है वो सूखा सूखा रहता है, मतलब ऐसा खसखसाया रहता है कि फंसा फंसा रहता है। फिर व्यक्ति को क्या होता है कि रात में पसीने आते हैं, रात में पसीने आते हैं और उसको ठंड भी लगती है। फिर यहाँ पे देखिएगा त्वचा का जो कलर है वो ब्राउन से ब्लू कलर का हो जाता है, यानी कि ग्रे से ब्राउनिश कलर का या ब्लूइश कलर का हो जाता है। अब देखिएगा और फिर क्या होता है कि जब सांस लेने में दिक्कत होगी तो व्यक्ति सांस लेने का प्रयास करेगा तो चेस्ट में पेन होगा। तो अब हम सिम्टम्स को जान लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इस बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं। देखिएगा सिम्टम्स है फीवर, चेस्ट पेन, कफ, फीवर, चेस्ट पेन, कफ हो गया। फिर चिल्स, मतलब ठंडा लगना। फिर स्वेटिंग रात में। रात में पसीने आना। पसीने आना। फिर फैटिग, फैटिग बोले तो सुस्ती, सुस्ती आना। फिर मसल पेन, मांसपेशियों में दर्द होना। मांसपेशियों में दर्द होना। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इस बीमारी के सिम्टम्स की बात की। अब हम अगर इसके ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि बीमारी कैसे फैलता है, तो देखिएगा दोस्तों, ट्रांसमिशन। देखिएगा अगर इसके हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है। तो मानते हैं यहाँ पे एक व्यक्ति है, ओके। फिर यहाँ पर भी क्या है, एक व्यक्ति है। अब हुआ यही कि ये खांस रहा है, ठीक है, और इसके लंग्स में क्या है, तो उसके बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे इसका ट्रांसमिशन होता है, वो एयरबोर्न हो जाता है। एयरबोर्न करने का मतलब हवा के माध्यम से फैलता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि ये बीमारी कैसे फैलता है, तो हवा के माध्यम से भी फैलता है, या अगर ये जो संक्रमित व्यक्ति है वो क्या करता है कि खांसता है और कहीं भी थूक देता है, तो इसका जो एस्पर्टम होता है, इसका जो एस्पर्टम होता है यानी कि बलगम, इसका जो बलगम होता है उसमें क्या होते हैं, तो ये बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं और बलगम से ये दूसरे व्यक्ति के में ये ट्रांसमिट हो जाता है। तो एयरबोर्न होता है, यह बलगम के द्वारा फैलता है।
तो दोस्तों हमने इसके सिम्टम्स की बात कर ली और इसके ट्रांसमिशन की बात कर ली कि ये कैसे फैलता है। अब हम बात करते हैं कि इसे कैसे हम प्रिवेंट हो सकते हैं, मतलब इसे कैसे हम बच सकते हैं, अपने आप को कैसे रोक सकते हैं। तो देखिएगा कि आपको निमोनिया ना हो। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव। तो दोस्तों बचाव में हमको करना क्या है, तो सबसे पहले हम रोगी के संपर्क से दूर रहेंगे। रोगी के संपर्क से दूर रहेंगे। दूसरी बात, उसके द्वारा उपयोग में लाएगा वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि क्या करेंगे, उस रोगी संपर्क से दूर रहेंगे और उसके द्वारा उपयोग में लाएगा वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे। अब तीसरी बात करें तो उस व्यक्ति को यहां तहां थूकने से रोकेंगे। यत्र तत्र थूकने से रोकेंगे। तो इसको ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, यानी कि ये जो बीमारी है कैसे ठीक होगा, तो इसके लिए कुछ एंटीबायोटिक दिए गए हैं जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो निमोनिया है इससे हम बच सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। उपचार की, तो दोस्तों देखिए इसका जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए क्या करना होगा आपको, एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन, एस्ट्रेप्टोमाइसिन, यानी कि इसके लिए आप कुछ एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं, एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन, एस्ट्रेप्टोमाइसिन। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि क्या होता है निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है, कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है, इसके रोग कारक कौन से हैं और ये फैलता कैसे है, इसके लक्षण कौन कौन से हैं, इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर की, जो कि है टीबी। देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं टीबी की। तो टीबी को हम फुल फॉर्म इसका होता है ट्यूबरक्लोसिस, या इसे आप कोच डिजीज, कोच डिजीज के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ये जो कोच डिजीज है इसमें होता क्या है, तो इसमें होता यही है कि इसमें भी जो होता है लंग्स प्रभावित होते हैं, बोन प्रभावित होता है और यहाँ तक ये जो टीबी है आपके ब्रेन को भी प्रभावित कर सकता है। तो हम बात करेंगे आगे कि टीबी से कौन कौन से ऑर्गन क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये कोच डिजीज है और हाँ ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। यानी कि यह बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला बीमारी है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया है जो कि ट्यूबरकुलोसिस उत्पन्न करता है। तो इस बीमारी का जो पैथोजन है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम
ट्यूबरकुलोसिस। तो टीबी जो बीमारी है उसका जो पैथोजन है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर व्यक्ति में क्या होता है, संक्रमण होता है, तो सिम्टम्स कितने दिन में आते हैं, यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड की। तो दोस्तों इस बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है यही कहीं 3 से लेके 6 वीक्स, यानी कि 3 से 6 सप्ताह के मतलब इसका ड्यूरेशन लग सकता है बीमारी के उत्पन्न होने में, यानी कि इस बीमारी के लक्षण आने में। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक व्यक्ति है जो क्या है कि ट्यूबरकुलोसिस से क्या है, इन्फेक्टेड है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो लंग्स है, इसका जो लंग्स है पूरी तरह डैमेज हो गया है, इन्फेक्टेड हो गया है, और यहाँ पे आपको ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दिखाई देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो माइकोबैक्टीरियम है ट्यूबरकुलोसिस करता क्या है, तो देखिएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस करता यही है कि ये लंग्स में पहुंचता है, लंग्स में पहुंचेगा। अब लंग्स में पहुंच करके करता क्या है कि लंग्स का जो टिश्यू है उसको करेगा डैमेज, लंग्स के टिश्यू को डैमेज करता है। और डैमेज करता है तो और साथ ही साथ क्या करता है, एक टॉक्सिन रिलीज करता है। टॉक्सिन रिलीज करता है, एक जहरीला पदार्थ, जहरीला पदार्थ को स्रावित करता है, जिसे आप ट्यूबरकुलिन के नाम से जानते हैं। तो जो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो लंग्स में पहुंचता है और लंग्स में जाकर के टिश्यू को डैमेज करता है और साथ ही साथ टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसे आप ट्यूबरकुलिन के नाम से जानते हैं। और दोस्तों यही टॉक्सिन क्या करता है, बीमारी उत्पन्न करता है, यानी कि कॉज डिजीज, बीमारी उत्पन्न करता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देख लिया कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस करता क्या है, तो वो टिश्यू को डैमेज करेगा, टिश्यू को डैमेज करेगा और फिर रिलीज करेगा ट्यूबरकुलिन, जिससे व्यक्ति बीमारी से ग्रसित हो जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें कि यानी कि ये बीमारी फैलता कैसे है, तो देखिएगा आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे पर्सन ए है, पर्सन एक है और ये पर्सन 2 है। तो यहाँ पे पर्सन 1 है और ये पर्सन 2 है। तो ये जो पर्सन 1 है ये ग्रसित है ये ट्यूबर से, ट्यूबरकुलोसिस से। तो देखिए ये व्यक्ति ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित है, तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये व्यक्ति खांस रहा है। जब ये व्यक्ति खांस रहा है तो इसके माउथ से क्या निकल रहे हैं, तो पानी की बूंदें निकल रही हैं, और पानी के बूंदों के साथ साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। अब इसी के संपर्क में दूसरा व्यक्ति आ रहा है और ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसके नाक या माउथ के द्वारा वो दूसरे व्यक्ति के लंग्स में पहुंच जा रहा है। अब दूसरे व्यक्ति के लंग्स में पहुंच जा रहा है तो क्या करता है, जाकर के उसको इन्फेक्ट करता है। तो इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो देखिएगा ट्रांसमिशन, इसका ट्रांसमिशन होता है एयर के द्वारा, एयर के द्वारा या
एरोसॉल के द्वारा। अब एरोसॉल क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे जो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, जो खांस रहा है, तो उसके माउथ से जो पानी की बूंदें निकल रही हैं, यानी कि ड्रॉपलेट्स, माउथ ड्रॉपलेट्स। माउथ ड्रॉपलेट्स हैं, इसी के द्वारा क्या हो रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ट्रांसमिशन देख लिया, इंक्यूबेशन पीरियड को देख लिए, और इस बीमारी यानी कि जो टीबी बीमारी है उसके रोग कारक कौन है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, उसको हमने देखा। अब इस बीमारी के आगे हम इसके सिम्टम्स की बात करेंगे कि इस बीमारी के सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस बीमारी का जो सिम्टम होता है वो बहुत ही खतरनाक सिम्टम है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो लड़का है वो टीबी से ग्रसित है, और टीबी से ग्रसित है तो क्या हो रहा है, तो सबसे पहले इस व्यक्ति को होता है कफ, मतलब कि खांसी। खांसी और खांसी के साथ खून आना। खांसी के साथ खून आना, यानी कि जब व्यक्ति क्या करता है, खांसेगा तो साथ ही साथ उसके माउथ से ब्लड निकलने लगते हैं। तो ये पहला सिम्टम। अब दूसरे सिम्टम की बात करेंगे तो देखिएगा, व्यक्ति को क्या होता है, फीवर, बुखार होता है। फिर चेस्ट पेन, इसके फेफड़े में दर्द होता है, फेफड़े में दर्द हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, पहले इसको क्या हुआ, जब खांसा तो ब्लड निकला, फिर इसको बुखार हुआ, फिर इसके फेफड़े में दर्द हुआ। अब दर्द क्यों होगा, तो आपको भी पता है, क्योंकि इसके लंग्स में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पहुंच चुके हैं और क्या रिलीज कर रहे हैं, ट्यूबरकुलिन, जिसके कारण व्यक्ति क्या कर रहा है, बार बार खांसता है। जब बार बार खांसेगा तो उसको जाहिर सी बात है दर्द होता है, चेस्ट पेन। फिर है इसको चिल, यानी कि ठंडी महसूस होती है, कांपता है, कंपन, कंपन होगा। फिर यहाँ पे इसके वजन में कमी आएगी, वजन में कमी, यानी कि इसका वेट लॉस भी हो जाएगा। अब वेट लॉस क्यों होगा उसका कारण हम बताएंगे। अब क्या होगा कि रात में सोएगा, रात में जब सोएगा तो इसको क्या आएंगे, पसीने आएंगे, रात में पसीने आएंगे। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो है व्यक्ति जिसको ट्यूबरकुलोसिस हुआ है उसको भूख नहीं लगेगा, यानी कि भूख की कमी या भूख न लगना, भूख न लगना। अब साथ साथ देखिएगा, इस व्यक्ति में होता यही है कि इसका जो कफ है वो अधिक समय तक बना रहता है, मतलब खांसी का अधिक समय तक बना रहना। अधिक समय तक बना रहना। फिर जो है इसे थकान महसूस होती है, थकान महसूस होना, महसूस। ओके, फिर यहां पर हमने देख लिया कि खांसी के साथ साथ खून भी निकलता है, इसको बुखार भी आता है। दोस्तों ध्यान देंगे, हर एक बीमारी में लगभग जितने भी बीमारियां होती हैं उसमें बुखार जरूर आता है, क्योंकि ये सिंबल है इन्फेक्शन का। खांसी में खून आना, फीवर, फिर फेफड़े में दर्द, खांसी के जो है अधिक समय तक बना रहना, फिर शरीर में कंपन होना, फिर वजन में कमी आनी, फिर रात में पसीने आना और भूख ना लगना। ये इस बीमारी के क्या है, साइन और सिम्टम्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस बीमारी को
टेस्ट कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि टीबी हुआ है? तो इस बीमारी के लिए एक टेस्ट है जिसे आप देखेंगे, देखिएगा, डायग्नोसिस। इस बीमारी का जो डायग्नोसिस होता है वो होता है मैनटॉक्स टेस्ट के द्वारा। मैनटॉक्स टेस्ट के द्वारा आप जांच कर सकते हैं कि व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की इसको ट्रीट कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों देखिएगा, अब इसको ट्रीट करने के लिए, टीबी को ट्रीट करने के लिए वैक्सीन भी है और एंटीबायोटिक भी है। तो सिंपल सी बात है, इसका जो ट्रीटमेंट होगा उसमें आप आइसोनियाजिड, एस्टेप्टोमाइसिन, रिफाम्पिसिन, यानी ये जो एंटीबायोटिक है आप इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इस बीमारी के वैक्सीन की बात करेंगे तो इस बीमारी का जो वैक्सीन है बीसीजी, यानी कि ये बच्चों को भी लगता है, या आप अगर बच्चा 5 साल का हो गया है तो उसको ये भी टीका लगे तो कंसल्ट लेकर के 5 साल के बाद भी आप डॉक्टर से लगवा सकते हैं। तो यह है वैक्सीन बीसीजी, जिसे हम बैसिलस कैलमेट गुएरिन, यानी इस टीका का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेट गुएरिन, यानी कि टीबी को डायग्नोस करने के लिए, टीबी के इलाज करने के लिए या टीबी ना हो उसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस समझ में आ गया होगा कि निमोनिया कैसे होता है, ट्यूबरकुलोसिस कैसे होता है, कौन सा डिसऑर्डर जो है किसको प्रभावित करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब हम बात कर लिए कि इसके वैक्सीन कौन है, एंटीबायोटिक कौन है। फिर यहाँ पे अगर हम इफेक्टेड ऑर्गन की बात करते हैं, इस बीमारी में कौन से अंग प्रभावित होते हैं, तो इस बीमारी में जो अंग प्रभावित होते हैं वो होता है बोन, लंग्स और यहां तक कि ब्रेन भी प्रभावित होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको और भी डिजीज के बारे में बताएंगे। तो चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।